बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 10.3 की एक्सरसाइज 10.3 है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 टू 26 हमें डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिएगा क्योंकि वो रेलिवेंट होते हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को सोल्व करना वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये एक्सरसाइज 10.3 है, यानी कि सेक्शन 10.3 मैं डिस्कस करने वाला हूँ 11th एडिशन थॉमस कैलकुलस का। अगर आप थॉमस कैलकुलस का कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो फिर आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उस सेक्शन का जो टाइटल है वो टाइटल देखें, ढूंढें कहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर आप उस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और एडिशन यूज करते हैं तो, वरना अगर थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन यूज करें तब तो कोई इशू नहीं है, फिर आपके पास ये सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्ट होंगे जो मैं सोल्व करने वाला हूँ स्टूडेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर आप थॉमस कैलकुलस का कोई और एडिशन यूज करते हैं तो 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज जैसे कि 10.1 10.2 10.3 के अलावा आप उसके सेक्शन को ढूंढने की कोशिश करें, सेक्शन को तलाश करें। जिस तरह सेक्शन 10.3 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रोटेशन, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रोटेशन, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रोटेशन कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो फिर वो एक्सरसाइज जो भी बनती है वो 11 एडिशन की 12 एडिशन में 13 एडिशन जो भी बन रही है तो वो उसको आपने स्टडी कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके बेसिक कंसेप्ट को, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा क्लियर कर देंगे। अब देखें, इन एक्सरसाइज 17 टू 26 रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेसिकली हमारा मकसद, हमारा मेन गोल, जो पर्पस है वो इस सेक्शन का यही है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करना। ठीक है, टू चेंज द गिवन इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन दैट हैज नो क्रॉस प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म। क्या कह रहा है कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन है एक्स वाई का, ठीक है, उसको एक ऐसी इक्वेशन, इसको इसी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है एक ऐसी इक्वेशन में कि जिसमें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म ना हो रही हो। ठीक है, आप अगर वो देखें तो ये इक्वेशन है, इसमें प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है। ठीक है, इस तरह से कोई और इक्वेशन होगी जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अब उसमें भी प्रोडक्ट एक्स वाई का टर्म आ रही है। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करके रख देंगे कि जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट एक्स वाई वाली टर्म नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमारे इक्वेशन के ग्राफ को ड्रा नहीं करना है, ड्रा नहीं करना, बल्कि उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी कॉनिक सेक्शन की, वट एवर वो एलिप्स की है, हाइपरबोला की है, पैराबोला की है, जस्ट आइडेंटिफाई कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, आया कि वो ये भी हो सकता है कि वो लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन बन जाए। ठीक है, अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेक्शन 10.3 को डिस्कस कर रहा हूँ, थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 10.3 11th एडिशन का। ठीक है, अगर आप कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो फिर उस सेक्शन का नाम, जिस तरह से इस सेक्शन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रोटेशन की, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रोटेशन को मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढें कि वो कौन सी एक्सरसाइज बनती है, तो फिर वो उसको पढ़ें। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मेथड है। पहले एंगल ऑफ रोटेशन, सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। टेन टू अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, अल्फा हमारे पास एंगल होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल हमें बताएगा कि किस एंगल के ऊपर हमने अपना कॉनिक सेक्शन का जो ग्राफ है, यानी कि हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स का जो ग्राफ है, किस एंगल के ऊपर उसको हमने रोटेट करना है, तो ये वो इस अल्फा एंगल की मदद से हमें पता चलेगा। इसमें से बी ए और सी क्या है, ये देखें, ये है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो यहां से निकलेगी, यहां से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो ए बी और सी, ये तीन वैल्यू चाहिए होंगी, हमने यहां पर रख देंगे, सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, और वो अल्फा जो कि एंगल होगा, जो कि एंगल ऑफ रोटेशन होगा, जो कि बता रहा होगा कि इस एंगल के ऊपर हमने कॉनिक सेक्शन या किसी फंक्शन का जो ग्राफ है, यहाँ पर क्योंकि हम फंक्शन के ग्राफ तो नहीं कह सकते, आप कॉनिक सेक्शन कहेंगे क्योंकि वहां पर हमारे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला आ जाते हैं, तो उसके ग्राफ को हमने रोटेट करना है। ठीक है, किस एंगल के ऊपर, तो यहां से ये पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 के अंदर एंगल फाइंड करेंगे, स्टेप 2 के अंदर ये इक्वेशन फॉर रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, उसको हम रोटेट करने के लिए जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन का सहारा लेंगे वो ये है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अल्फा तो हमारे पास यहां से निकल के आ चुका होगा, यहां पर रखेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसी तरह से अल्फा की वैल्यू फिर यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। अब एक्स और वाई की वैल्यू को उठाकर हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 जो था, जो मैंने अभी आपको बताया, उसी में रख देंगे, सोल्व करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है, ये जो ये वाली टर्म आ रही है ना स्टूडेंट, ये वाली,
ये वाली जो टर्म आ रही है ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो हम बता देंगे कि एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है, इन दो की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए हमें। तो देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन के ऊपर आपको रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सेस के क्वेश्चन नंबर 17 to 26 नजर आ रहे होंगे। तो मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लें, ना हो तो फिर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नंबर 17 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है, जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन के टाइम में इसे कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो अब अगर आप गौर करें ना स्टूडेंट, ये आपके पास एक्स वाई टर्म है ना, तो यहाँ पर इसको मैं जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कॉनिक सेक्शन की किस तरह से लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 0x², क्योंकि x² की टर्म तो नहीं है यहाँ पर, तो 0x² होगा, प्लस एक्स वाई की टर्म है तो उसे लिख दिया मैंने प्लस 0y²। ठीक है, प्लस 0x प्लस 0y। अब ये वाला 2 इस तरफ लिखूंगा तो ये माइनस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने क्या इसको कैसे लिखा, किस फॉर्म में मैंने लिखा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन की टर्म में मैंने इसे लिख दिया इस तरह से। ठीक है, ताकि मैं ए बी और सी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकूं। तो मैं यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 0 होती है, बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास एक्स वाई की का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, सी की वैल्यू मेरे पास y² का कोफिशिएंट होता है जो कि 0 होता है, बाकी तो वैल्यू मुझे चाहिए नहीं होती है। ठीक है, ये चीजें हमने एक्सरसाइज 1 to 16 में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है पहले। ठीक है, यानी कि इससे पहले आने वाले क्वेश्चन में हमने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट। एंगल ऑफ रोटेशन का हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या फार्मूला होता है, tan 2α इज इक्वल टू, हमारे पास tan 2α किसके इक्वल होता है, b अपॉन a माइनस सी। ठीक है, tan 2α का फार्मूला b अपॉन a माइनस सी था ना, तो मैंने उसमें जस्ट वैल्यू को पुट करना है। तो tan 2α, बी की वैल्यू आपने निकाली हुई है, क्या निकाली हुई है स्टूडेंट, बी की वैल्यू आपने 1 निकाली हुई है, ए और सी की वैल्यू 0 माइनस 0 है, तो ये किसके इक्वल आता है 1/0, जो कि किसके इक्वल आता है इन्फिनिटी के। अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो tan 2α, तो यहाँ से मैं 2α इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी के। हमें ये भी पता है स्टूडेंट कि हमारे पास ये tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 2α इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, हमें पता है स्टूडेंट π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, तो अल्फा इक्वल टू π/4 निकल के आ जाएगा। अब स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एंगल ऑफ ये हमारे पास एंगल निकल आया है। अब इक्वेशन ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू x डैश cos अल्फा माइनस y डैश साइन अल्फा, ये फार्मूला होता है ना। इसी तरह से y का क्या फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू x डैश, यहाँ पर ये चीज यहाँ आ जाती है साइन अल्फा, यहाँ पर प्लस लग जाता है y डैश cos अल्फा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है, तो पुट करें वैल्यू x इज इक्वल टू x डैश, वैसे वैसे रखें cos, और ये जो अल्फा है आपके पास किसके इक्वल है π/4 के, तो cos π/4 माइनस y डैश साइन π/4। बिल्कुल सेम इसी मेथड से यहाँ पर वैल्यू को पुट करें, y इज इक्वल टू x डैश साइन π/4, ठीक है, प्लस y डैश cos अल्फा, तो cos वैसे अल्फा एंगल जो आपने फाइंड आउट किया है π/4 वो यहाँ पर रख दें। नेक्स्ट नो, अब अगर गौर करें स्टूडेंट, इसको सोल्व करें मजीद, तो x क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x डैश cos π/4, cos π/4 हमें पता है 1/2 अंडर रूट के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह से माइनस का y डैश साइन π/4 भी हमें पता है 1/√2 के ही इक्वल होता है। अब नेक्स्ट मैंने y को देखना है, cos π/4 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, तो देखें मजीद इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मजीद सिंप्लीफाई के लिए हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, सिंपल बन जाएगा हमारे पास x डैश माइनस वाई डैश। सेम इसी मेथड से यहाँ से भी आप बाहर निकाल लें, तो 1/√2 को आप बाहर निकाल लें तो x डैश प्लस वाई डैश बन जाएगा। अब इन दो चीज़ों को उठाकर, यानी x और y की वैल्यू को उठाकर आपने क्वेश्चन नंबर 17 में जो इक्वेशन है उसमें रख देना। लेट्स सपोज मैं उसे कह देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखें एक्स वाई इज इक्वल टू 2 था ना हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो एक्स और वाई की वैल्यू को आपने पुट करना है सिंपल और सोल्व कर लेना है। देखें एक्स वाई, एक्स हमारे पास क्या है 1/2 अंडर रूट, ठीक है, एक्स डैश माइनस वाई डैश, और वाई प्रोडक्ट में आ रहा है तो वाई की वैल्यू भी 1/2 है अंडर रूट है, और यहाँ पर एक्स डैश प्लस वाई डैश है स्टूडेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू है
अगर आप गौर करें इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 को जब यहाँ पर आकर 2 से प्रोडक्ट कर देंगे तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 4 बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 1/2, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा ना। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास, अब हम लास्ट में हमने यही बताना था ना कि हमारे पास एक्स वाई की जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो खत्म हो जानी चाहिए। अब एक बार खुद से मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं ताकि क्लियर हो जाए हमारा आंसर। क्या कह रहा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये देखें 17 to 26 में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करके ऐसे चेंज करना है गिवन इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें हमारे पास एक्स वाई की प्रोडक्ट वाली टर्म ना हो। अब यहाँ पर देखें एक्स वाई की टर्म आ रही थी ना क्वेश्चन 1 में, तो इसको हमने एंगल ऑफ रोटेशन लगाया, फिर उसको इक्वेशन ऑफ रोटेशन की मदद से चेंज किया एक ऐसी इक्वेशन में जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट एक्स वाई वाली टर्म नहीं थी। अब प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म नहीं है तो फिर वो हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है एक ऐसी इक्वेशन में कि जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इक्वेशन के ग्राफ। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला को। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। देखें पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें, अगर तो यहाँ पर दरमियान में माइनस है विद कांस्टेंट, माइनस विद कांस्टेंट तो हाइपरबोला। अगर यहाँ पर प्लस होता विद कांस्टेंट होता यहाँ पर तो फिर ये आपके पास क्या था, इलिप्स था, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये जीरो के इक्वल हो जाता, ठीक है, यहाँ पर वट एवर कोई भी टर्म है, ठीक है, वट एवर यहाँ पर कोई भी टर्म है, प्लस है या जो कुछ भी टर्म है, ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता देन ये आपके पास क्या था, फिर पैराबोला था। अगर ये आपके पास प्लस था और यहाँ पर विद कांस्टेंट था तो आपके पास किसके इक्वल निकलता है, ये इलिप्स के इक्वल निकलता है, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट, इक्वल नहीं, इलिप्स के इक्वेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमारी इक्वेशन दरमियान में माइनस का साइन आता है और कांस्टेंट के इक्वल निकलती है तो फिर हाइपरबोला, ठीक है। और अगर प्लस का साइन है विद कांस्टेंट के इक्वल निकलती है, वट एवर कोई भी कांस्टेंट है तो इलिप्स है। और अगर जीरो के इक्वल निकल आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर वाई डैश स्क्वायर है, एक्स डैश स्क्वायर है, यहाँ प्लस माइनस है, और अगर जीरो के इक्वल आ गई ना स्टूडेंट तो वो पैराबोला है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली इन चीजों को हमने एक्सरसाइज 10.1 में देखा था ना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है 18 है स्टूडेंट, तो मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है एंगल ऑफ रोटेशन का, टेन टू एल्फा इज इक्वल टू, टेन टू एल्फा किसके इक्वल होता है हमारे पास स्टूडेंट, बी अपॉन ए माइनस सी के। अगर आप पुट करें वैल्यू स्टूडेंट, यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 तो ये 1/0, तो ये इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 एल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि हमें पता है π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल आई, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि एल्फा इज इक्वल टू π/4 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ठीक है, 2 को यहाँ से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई। अब अगर सोल्व करता हूँ मैं आगे इसको, इक्वेशन ऑफ रोटेशन का फार्मूला लगाता हूँ। नो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ रोटेशन का क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस एल्फा माइनस का y डैश साइन एल्फा होता है, ये फार्मूला होता है मेरे पास। अब मैंने वैल्यू को पुट करना है तो x डैश वैसे कॉस एल्फा मेरे पास π/4 के इक्वल निकलता है, माइनस का y डैश साइन एल्फा π/4 के है, ठीक है। इसी तरह से x डैश तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस π/4 1/√2 के, माइनस का y डैश 1/√2 के। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलरली, इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी मेथड से y की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, x डैश 1/2 प्लस, यहाँ माइनस है तो जस्ट प्लस लगा दें, 1/√2 के बन जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। नो, अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को किसका नाम देना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 में स्टेटमेंट है ये देखें 1, ठीक है। 1 में मैंने एक्स वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को मैंने एज इट लिख दिया। वैल्यू को पुट करें, एक्स की वैल्यू ये है एक्स डैश, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 को बाहर निकाल लेता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना ये। अच्छा मैं देखिए स्टूडेंट, तो अगर आप गौर करें ना, मैं 1/2 अंडर रूट को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2 अंडर रूट को मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स डैश माइनस का वाई डैश बन जाएगा ना ये। अब मुझे एक्स से चाहिए तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो ये मैंने ये देखें स्क्वायर लगा लिया, प्लस एक्स चाहिए तो एक्स क्या है आपके पास 1/2 अंडर रूट इंटू एक्स डैश माइनस का
वाई डैश है आपके पास, ठीक है। इस तरह से अब मुझे वाई चाहिए, वाई क्या है हमारे पास 1/200, यहाँ से 1/200 कॉमन निकालें तो एक्स डैश प्लस वाई डैश, ठीक है ये। अब प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो अब 1/200 को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो एक्स डैश प्लस वाई डैश और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ये इस तरह से आपके, सो अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, बस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें तो स्क्वायर है तो ये 1/2 बन जाता है आपके पास, ठीक है। अब एक्स 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा ना। अब एक्स डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर क्या होगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस का 2x डैश वाई डैश, ठीक है। ये बन बन रहा है हमारे पास। अब इस तरह से इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स डैश का स्क्वायर ये क्या क्या बन जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये मैंने वही फार्मूला लगाया है इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसको और इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई करना था ना। अब यही फार्मूला यहाँ अब देखें 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा, और यहाँ पर एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश इज इक्वल टू 1 बन रहा है आपके पास, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो ये देखें ये 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, बाहर निकाल के यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ। तो 1/2 को बाहर निकाल के मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस का 2x डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर निकला के आ चुका था कॉमन, तो यहाँ दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 2 बन जाएगा। अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो कुछ चीजें कैंसिल होती है ना, ये देखें ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब 2x डैश वाई डैश ये प्रोडक्ट वाली टर्म खत्म हो गई, देखा हमने यही हमारा मेन टारगेट भी यही था कि प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है ना वो खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट देखें, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स डैश का स्क्वायर ये है, एक्स डैश का स्क्वायर ये है, और एक्स डैश का स्क्वायर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो कितना हो गया 3x डैश का स्क्वायर। तो ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, बाकी क्या बचा हमारे पास, ये बच गया है प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। तो अब आपके पास ये आंसर आ चुका है, सोल्व हो चुकी है इक्वेशन। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है ना, हमें लास्ट में उसने यही कहा था कि आइडेंटिफाई करें, तो ये आपके पास क्या है, इलिप्स है। क्यों, क्योंकि दरमियान में प्लस है और इक्वल टू कांस्टेंट है। प्लस हो इक्वल टू कांस्टेंट हो तो इलिप्स है, माइनस हो इक्वल टू कांस्टेंट हो तो हाइपरबोला है, अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो पैराबोला है। ये हमने चीजें एक्सरसाइज 10.1 सेक्शन 10.1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम कर क्या ये क्या रहे हैं यहाँ पर, हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, एक ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर गौर करें, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक कोनिक सेक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप गौर देखें, अगर आप देखें तो एक्स वाई की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन, सबसे पहले हम एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। उस एंगल ऑफ रोटेशन से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई की टर्म में आ जाएंगे तो एक्स और वाई टर्म में हम यहाँ पर वो वैल्यू को पुट अप कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये एक्स वाई की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर वो हम अपने ग्राफ को या जो कोनिक सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हाइपरबोला है, इलिप्स है या पैराबोला है, क्या चीज रिप्रेजेंट करी है, इवन कि वो किसी लाइन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं स्टेटमेंट एक बार एक मरतबा दोबारा पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज 17 to 26, 17 और 18 को मैंने पहले सोल्व कर लिया है, अब 19 को सोल्व करना था। तो उसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू चेंज द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन दैट हैज नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को स्टूडेंट हमने एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है कि जिसमें ये वाली टर्म एक्स वाई ना हो। तो वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए दो फार्मूले हैं, एक एंगल ऑफ रोटेशन का है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को की इक्वेशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ठीक है। तो उनकी मदद से हम अपने इस इक्वेशन को रोटेट करेंगे तो एक्स वाई टर्म गायब हो जाएगी, तो वहां से हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम अपने ग्राफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं सोल्व करता हूँ स्टूडेंट, देखें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट आ रहा होता है वो बी होता है, जो वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आ रहा होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो अब आपके पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टेन टू एल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस सी। तो बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, सी की वैल्यू क्या 1 थी ना इसीलिए, तो 2 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल आउट हो गया तो 3 अंडर रूट। तो यहां से मेरे पास 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स
3 अंडर रूट के। अब हमें ये भी पता है टेन इनवर्स 3 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, पाई बाई 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, पाई बाई 6 के इक्वल आ जाती है। तो इसको हम अपने सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि हमारे पास जो एक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस के, उसकी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन होती है कोऑर्डिनेट एक्सेस की, तो ये फाइंड आउट करनी होती है। एक्स डैश कॉस अल्फा हमारे पास पाई बाई 6 है, माइनस का वाई डैश साइन अल्फा पाई बाई 6 के इक्वल होता है। और यहाँ से एक्स डैश अगर आप गौर करें तो cos पाई बाई 6 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, माइनस का वाई डैश साइन पाई बाई 6 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि y की इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो देखें स्टूडेंट एक्स डैश को मैं वैसे लिख देता हूँ, साइन अल्फा हमारे पास पाई बाई 6 के इक्वल आया ना, तो cos अल्फा वैसे अब देखें ये आपके पास अल्फा किसके इक्वल है, पाई बाई 6 के, इज इक्वल टू एक्स डैश साइन पाई बाई 6 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, प्लस वाई डैश cos पाई बाई 6 हमारे पास 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। अब आपने इन दो की यानी कि ये x और ये y की वैल्यू को उठाकर, इन दो की वैल्यू को उठाकर आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट अप कर देनी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को एक दफा दोबारा लिख देता हूँ ताकि मैं वैल्यू को पुट कर सकूँ। तो फाइनली स्टूडेंट अब मैं पुट करने लगा हूँ ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। 3, अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास अब अगर फोर करें स्टूडेंट तो यहाँ पर मैं 1/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 1/2 को कॉमन निकालूंगा तो एक्स डैश 3 अंडर रूट माइनस का वाई डैश बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्योंकि उसका स्केयर था तो ये मैंने ये देखें स्केयर लगा लिया इस तरह से, ठीक है, प्लस 2 3 अंडर रूट। वैसे अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या है 1/2 है, और x डैश अंडर रूट 3 माइनस का y डैश है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने x की वैल्यू को पुट अप किया हुआ है। अब इस तरह से सिंपली मैंने y की वैल्यू को पुट अप करना है, तो y की वैल्यू से मैं 1/2 कॉमन निकालूंगा तो x डैश प्लस y डैश अंडर रूट 3 और ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट कंफ्यूज कर लिए, यहाँ पर एक और ब्रैकेट आनी चाहिए जो इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह कर लें। अब ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर y का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस अब y की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट, देखें y की वैल्यू है आपके पास x डैश प्लस ये y की डैश y डैश 3 अंडर रूट, ठीक है, इंटू 1/2, क्योंकि मुझे उसका स्क्वायर चाहिए था तो ये मैंने उसका स्क्वायर लगा लिया। अब फिर बाकी जगह यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं माइनस का 8, और x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स डैश 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस का y डैश डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद +8 अंडर रूट 3। अब y की वैल्यू मैंने पुट अप करनी है स्टूडेंट, ठीक है। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, x डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस y डैश 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन नहीं निकाला, इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, देखें सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, देखें तो ये क्या 3/4 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, तो ये 3/4 बन जाएगा इंटू एक्स डैश स्क्वायर 3 बन जाएगा मेरे पास, 3 यहाँ पहले लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट थी, फिर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, फिर माइनस का 2, ठीक है, एक्स डैश अंडर रूट 3 वाई डैश। तो ये मैंने ब्रैकेट को स्क्वायर को ओपन किया हुआ है। अब सेम इसी मेथड से सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है अपने अंदाज से, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये 1/2 है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई ये 1/2 है, कितना हो गया 1/4 हो गया। तो ये 2 एक पहले से खड़ा हुआ है, तो ये 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है, इंटू अब आपके पास क्या है एक्स डैश अंडर रूट 3 माइनस का वाई डैश इंटू एक्स डैश प्लस अंडर रूट 3 वाई डैश बन जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दिया ना, तो 1/2 बाहर निकाल के आ जाएंगे तो 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये वही बन रहा है 1/4 बन रहा है, ये इसका स्क्वायर 1/2 का, तो बाकी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर 3 साथ में आ जाएगा, प्लस 2x डैश वाई डैश अंडर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, देखें माइनस का 8 को कॉमन निकालूंगा तो ये डिवाइड बाय नीचे 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स डैश अंडर रूट 3 माइनस का वाई डैश, प्लस 2 को मैंने यहाँ से कॉमन निकालना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2 को कॉमन निकालूंगा तो 8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं, हम इसको सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 3/4 को मैंने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 9/4 एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 3/4 वाई डैश का स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2 टू द 4 होता है तो 3/2 बन जाएगा, तो 3/2 वैसे ये वाला 3 अंडर रूट को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। अगर आप गौर करें ये वाला 2 और नीचे 4 है तो 2
1 द 2 2 2 द 4, तो 3/2 और 3 अंडर रूट, तो 3 × 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिखा हुआ है एक्स डैश वाई डैश। अब 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने मल्टीप्लाई पहले नहीं किया, पहले मैंने इन दो ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इस तरह से 1/4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो वो ये बन गया है मेरे पास। इसी तरह से अब -8/4 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, तो -4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 × 3 अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था वो 9/4 था, तो वो मैंने लिखा क्योंकि एक्स डैश का स्क्वायर जो है वो मैंने कॉमन लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर उसके बाद एक्स डैश कहाँ पर है, ये है एक्स डैश का स्क्वायर, ये है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 अंडर रूट × 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट, तो 3 बनता है, 3/2, तो ये लिखा हुआ है 3/2। अब एक्स डैश का स्क्वायर और कहाँ पर है, वो ये है, देखें 1/4, तो ये 1/4, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया इसे, ठीक है। अब देखें वाई डैश का स्क्वायर कॉमन निकालें, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 3/4 है, वो लिखें। और वाई डैश का स्क्वायर और कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है, देखें 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा 3, तो -3/2, तो ये -3/2 है। वाई डैश का स्क्वायर और कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो 3/4, ये यानी कि ये हो गया आपके पास एक्स डैश का स्क्वायर, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो। अब वाई डैश का स्क्वायर ये और ये हो गया आपके पास, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया वाई डैश का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, 3 × 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 एक्स डैश वाई डैश, वैसे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये देखें 3 है, ये बेसिकली 3 को मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, 3x डैश वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई डैश, तो ये टोटल कितना बनता है आपके पास, 2x डैश वाई डैश बनता है। अब इसका साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, 3 अंडर रूट x डैश वाई डैश, तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें, 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, अब ये तो हो गया, इसका काम तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 एक्स डैश वाई डैश, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 4 × 3 अंडर रूट x डैश, वो मैंने ये लिख दिया। 4 और ये अच्छा, ये भी एक चीज है स्टूडेंट, ये देखें -4 और 3 अंडर रूट को मैंने पहले वो ये लिखा हुआ है, +4 वाई डैश, वो ये लिखा हुआ है, ये वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 4 × 3 = 12, और ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, जब मैंने इसे आगे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये देखें 9/4 3/2 1/4 कितना होता है 4, तो 4x डैश का स्क्वायर 3/4, और ये आपके पास कितना बनता है प्लस का 3/4, तो ये क्या बनता है 3/2 बन जाएगा, ये और ये ऐड करेंगे 3/2 बन जाएगा, 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस। यहाँ से मुझे 3 अंडर रूट कॉमन निकालनी है, लेफ्ट हैंड से मैं 3 अंडर रूट को कॉमन निकालूंगा, राइट हैंड से मैं एक्स डैश वाई डैश को कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, वही देखें 3 अंडर रूट को कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा -3/2, और 3 अंडर रूट कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। 3 अंडर रूट को कॉमन निकाला तो 1/2 बच जाएगा, राइट हैंड साइड से तो मैं एक्स डैश वाई डैश को कॉमन निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, वो ये है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 4 और 12 कितना होता है 16, तो ये 16 वाई डैश, तो ये 4x डैश का स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया खत्म, प्लस 3 अंडर रूट इंटू, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो -3/2 1/2, तो ये 1 और 1/2 को ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा ना, तो ये माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 और एक्स डैश वाई डैश प्लस का 16 वाई डैश इक्वल टू 0, तो ये 0 हो रहा है आपके पास, तो क्या बन जाएगा 4x डैश का स्क्वायर प्लस 16 वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल आ गया है, तो ये पैराबोला है। ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई एक्सरसाइज 10.1 में स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।